नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। भाजपा में प्रदेश कार्यालय में कार्य समिति की बैठक प्रारंभ हो गई। बैठक में पार्टी के मंत्री, विधायक सहित संगठन के पदाधिकारी शामिल होने पहुंचे। वहीं केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से चर्चा कहा कि भाजपा की बैठक है जिसमें हम राजनीति और संगठन के विषयों और चर्चा करेंगे। सुशासन के 9 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं, इसको लेकर योजना बनेगी। वहीं तोमर ने कहा कि मोदी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का 2023 का चुनाव लड़ा जाएगा। राज्यवर्धन सिंह दंतीगांव उद्योग नीति और निवेश प्रोत्साहन मंत्री ने कहा कि 48,000 करोड़ का निवेश होने जा रहा है। आने वाले समय में पेट्रोकेमिकल सेक्टर डेवलप होगा जिससे जुड़ी और भी कंपनियां आएंगी। आप गुजरात का उदाहरण देखिए, पेट्रोकेमिकल गुजरात को कितना लाभ हुआ है। कमलनाथ पर निशाना साधते हुए राजवर्धन सिंह ने कहा कि पिछली बार कमलनाथ की अगुवाई में कार्यवाही हुई थी जिसमें वचन पत्र मध्य हुआ था। कमलनाथ आवास योजना, बेरोजगारी भत्ता, दूध के 5 बोनस वो कुछ नहीं दे पाए। अब 2023 में चुनाव आने वाले हैं, फिर घोषणा पर घुसने कर रहे हैं। क्या आपको चिंता बढ़ाता है? नहीं, कर्नाटक की परिस्थिति अलग है, यहाँ की परिस्थिति अलग है। चलिए, मध्य प्रदेश पहुंचे हैं। पेंशन को लेकर कांग्रेस लगातार वादे कर रही है कि हम मूल पेंशन स्कीम लागू करेंगे। आपको नहीं लगता ये बड़ा चैलेंज है? आज भारतीय जनता पार्टी की बैठक है, हम सभी राजनीतिक और सांगठनिक विषयों पर चर्चा करेंगे। किस तरह की रणनीति बनाई जाएगी? 30 तारीख रणनीति बनेगी तो जो आपको बताने लायक होगी वो आपको बताएंगे प्रवक्ता लोग। 30 तारीख से अभियान चल रहा है। 9 साल पूरे हो रहे हैं सर। हाँ, सुशासन के 9 साल पूरे हो रहे हैं। उस उपलक्ष्य में एक व्यापक कैंपेन प्लान किया जा रहा है जिसकी योजना आज बैठक में बनेगी। सर, क्या माना जाए प्रदेश में अब सर पीएम मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाएगा 23 का? आप कुछ मत मानो, भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, ठीक है ना। मोदी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही सब चुनाव होता है। भारतीय जनता पार्टी की कार्य पद्धति में हर 3-4 महीने में प्रदेश की कार्य समिति संपन्न होती है, ऐसी मोर्चों की होती है। उसी तारतम्य में मध्य प्रदेश की आज कार्य समिति है और आगामी 3-4 महीने के जो भी पार्टी के कार्यक्रम होते हैं उस पर चर्चा होती है, उस पर क्रियान्वयन की दृष्टि से मंथन होता है। ये कार्य समिति मध्य प्रदेश की है, मध्य प्रदेश के बारे में विचार होता है। शीघ्र पहुंचे, फोटो के लिए यहाँ पे भीड़ न लगाएं। मध्य प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और शिवराज जी के नेतृत्व में बनेगी। स्वाभाविक है, जो सीटें कमजोर होती है उन सीटों पर कहीं ना कहीं फोकस हर पार्टी का रहता है। हम जो सीटें हारे हैं वो आकांक्षी विधानसभाओं में हमारी पार्टी की रणनीति है, उनको कैसे जीते, और कांग्रेस की सीटें जो जीते हैं उन्हें हम कैसे जीते, ये पार्टी का रणनीति रहती है। शीघ्र हम लोग कक्ष में पहुंचे। यहाँ फोटो के कमलनाथ और कांग्रेस का मतलब है धोखा, झूठ, फरेब। जनता को वर्ग लाकर पिछली बार भी उन्होंने फार्म भरवाए थे, नौजवानों के बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं मिला। किसानों के फार्म भरवाए थे, किसानों कर्जा माफ करेंगे, नहीं किया, बल्कि किसानों पर डिफाल्टर हो गए वो ब्याज। शिवराज सिंह चौहान ने माफ किया है। आज लाडली बहना चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है मामा शिवराज सिंह चौहान। कुछ लोगों की नाराजगी भी निकल के सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विचार से बना हुआ कार्यकर्ता है और वो पार्टी के लिए प्रतिबद्ध है, इसलिए कोई कार्यकर्ता नाराज नहीं, सब पार्टी का काम करेंगे। जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक है। 2023 चुनाव की तैयारी है और भारतीय जनता पार्टी नीचे तक बूथ विजय संकल्प अभियान चल रहा है। मैं एक रात को ही हरदा से आ रहा हूँ। हर 10 क्लस्टर के ऊपर हमारे बूथ अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, पन्ना प्रभारी के सम्मेलन चल रहे हैं और गांव-गांव में भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ रहा है। लाडली बहना योजना से 1.25 करोड़ बहनें, 1.25 करोड़ परिवार भी भारतीय जनता पार्टी के साथ और जुड़ रहे हैं। किसानों के लिए जो हमने किया है उससे किसान परिवार भी जुड़ रहे हैं और हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में चहुमुखी विकास हुआ है। 60 साल में जहाँ एक शौचालय नहीं बना, मकान नहीं बना, पीने के पानी की व्यवस्था नहीं हुई, सड़क नहीं बनी, बिजली नहीं हुई, हमने 8 साल में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सब कुछ किया है। और इसलिए जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी 200 पार जीतेगी। 200 पार, कमल का फूल खिलेगा और कांग्रेस का समय होगा। और ये ठगनाथ को जनता सबक सिखाएगी, क्योंकि ये फिर ठगने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता एक बार ठगा गई, अब दोबारा कभी नहीं ठगाएगी, उन्हें ठगने देंगे। खाद का भंडारण इस बार अतिरिक्त किया जाने वाला है, इस बार लक्ष्य से ज्यादा। हाँ, देखिए, हम किसानों का जो बीमा होता है,
अभी 1,03,000 किसान है, उसमें से बीमा होता है मात्र 24,37,000 किसान जो केसीसी रेगुलर है, लेकिन जो छोटे किसान है वो है 76,05,000। उनका सुरक्षा कवच बनेगी सरकार, हम कराएंगे उनका बीमा, सरकार भरेगी प्रीमियम, ताकि फसल खराब हो तो छोटे किसानों को भी सुरक्षा कवच मिले, ताकि वो नींद से सोएं और उनको सुरक्षा फसल खराबी की मिल जाए। हम अग्रिम भंडारण कर चुके हैं, 10,50,000 मीट्रिक टन हमने खाद की व्यवस्था कर ली है, और इस बार खाद की व्यवस्था वितरण में जो पिछली बार इकट्ठे हो रहे थे उसका विकेंद्रीकरण करेंगे, और किसानों को आने की जरूरत नहीं, गांव में ही हम खाद पहुंचाएंगे, और 1 रुपए भी कोई काला बाजारी नहीं कर सकता, ऐसी व्यवस्था करेंगे। सर, मंत्रियों के क्षेत्र में घेराव करने की तैयारी कर रही कांग्रेस। कल बदनावर पहुंचे, वहां पर एक बड़ी घोषणा की बिजली माफ करने की, और अब आपके क्षेत्र में भी पहुंचने। कमलनाथ तो जब मुख्यमंत्री थे तब तो कहते थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता। किसानों को धोखा दिया, महिलाओं को धोखा दिया, बच्चों को, दिव्यांगों, विधवा तक को धोखा दिया, और अब सरकार में नहीं है तो बोले हम ये कर देंगे वो कर दें। तो जनता को जितना ये मूर्ख समझते उतनी मूर्ख नहीं है, इनको मूर्ख ये है मूर्ख, और इसलिए अब जनता बनाएगी ठगों को, दिखाएगी रास्ता घर का, और मछली की तरह तड़पना सत्ता के लिए, है सत्ता, लेकिन अब कभी जीवन में सत्ता नहीं आएगी, क्योंकि जनता को इन्होंने पिछली बार ठगा है। अब इनकी बातों पे कोई विश्वास नहीं करेगा, अगर हम जनता को जागरूक करेंगे। सर, कमलनाथ जी तो कहते 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कहाँ से करा? अभी जाके जनता को पूछो, जाके आप जेल में जाते हो, एक किसान का 2 लाख का कर्जा है, कहाँ कमी रही होगी उसको ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ओल्ड पेंशन का कोई डिसीजन लेंगे? अब ये सब अभी कोई निर्णय नहीं हुआ, अभी सब अब ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी जब भी होगा निर्णय करेंगे। लेकिन सर, कांग्रेस तो वादा कर रही है कि सर हम ओल्ड पेंशन स्कीम लाएंगे। कांग्रेस ने जितने वादे पहले किए थे, कमलनाथ जी जब बैठे सरकार में, आप बता दो कि एक भी वादा पूरा किया है क्या? वचन पत्र दिया था उसको पूरा किया है क्या? फिर पहले झूठ बोल करके सरकार बनाई और फिर झूठ बोल रहे हैं, फिर झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, उसका चरित्र समझते हैं। आप लोगों से कहते हैं कांग्रेस की खजाना खाली है, और कोई खाली नहीं है, नहीं इतनी घोषणा, कोई खजाना खाली नहीं है, कांग्रेस खाली है। कि आज पार्टी की प्रदेश की वृहद कार्य समिति की बैठक हो रही है, और प्रदेश के सभी कार्यकर्ता प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, और इसमें चुनावी तैयारियों पर, संगठनात्मक विषयों पर, चुनाव की आगे की रणनीति पर, सब विषयों पर विस्तार से चर्चा होगी। हमारा केंद्रीय नेतृत्व भी बैठक में रहेगा, और प्रदेश का नेतृत्व भी बैठक में रहेगा। सर, नाराज कई बीजेपी के कार्यकर्ता नाराज हैं, लगातार उनसे दीपक जोशी जी मुलाकात करने जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो कभी नाराज नहीं होता, और जो नाराज है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। वो ऐसे लोग अवसरवादी हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी कोई सिर्फ राजनीतिक दल नहीं है, एक राष्ट्र के लिए, एक विचारधारा के लिए काम करने वाला दल है। तो कोई सत्ता प्राप्ति ही हमारा लक्ष्य नहीं है। ये राष्ट्र परम वैभव पर पहुंचे, समृद्धशाली हो, विकसित हो, उस राष्ट्र के लिए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नाराज नहीं होता। और जो लोग भाषणों में ये कहते हैं कि पार्टी मेरी माँ समान है, और ऐसा क्या हो जाता कि एकदम माँ के खिलाफ चले जाते, तो जो अपनी माँ का नहीं हुआ वो किसका होगा? देखिए, 23 तारीख को पूरे प्रदेश में जो अवैध कॉलोनियां हैं, उन सभी अवैध कॉलोनियों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले समय वैध करने का निर्णय लिया था, और अब लगभग अधिकांश कॉलोनियां वैध हो गई है। 23 तारीख को 11 बजे सीएम हाउस में माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के सभी वैध कॉलोनियों को भोपाल से संबोधित करेंगे, वहाँ के लोगों को संबोधित करेंगे, और नक्शा स्वीकृति के पत्र भी उस दिन देंगे। कॉलोनियाँ वैध होने से शासन की और बैंकों की सारी योजनाओं का लाभ
वहाँ के रहवासियों को मिलेगा, निवासियों को मिलेगा। तो एक ये लगाएंगे शीघ्र हम लोग कक्ष में पहुंचेंगे सब। कि जैसा मैं पहले भी आप लोगों से निवेदन कर चुका हूं कि पिछली बार जब वचन पत्र जारी हुआ तब भी कमलनाथ जी की ही अगुवाई में संपूर्ण प्रक्रिया हुई थी, और जब वचन पत्र मिथ्या साबित हुआ, उन्होंने कहा आवास का अधिकार सेंटर ने पैसा दिया, आवास के लिए मैचिंग ग्रांट राज्य ने नहीं दी, कुटीर नहीं आ पाए। उन्होंने कहा 5 रुपया दूध पे बोनस, वो नहीं दे पाए। उन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता, वो नहीं दे पाए। तो तमाम बातें झूठ साबित हुई। अब वो वापस जब चुनाव आ रहा है तो ये तमाम बातें पुनः करी जा रही है। तो जनता इन सब बातों को समझ चुकी है, और मुझे नहीं लगता कि पुनः जनता छलावे में आएगी। आप अभी रामायण के पात्रों से तुलना कर रहे हैं, आप बता रहे थे एक बार। नहीं, मैं तो एक उदाहरण दे रहा था कि जैसे भिक्षाम देही करके रावण साधु रूप में माता सीता के पास गए, जैसा वर्णन है हमारे पुरातन काल से रामायण में, और माता सीता भाव विभोर होकर उनको भिक्षा देने के लिए आगे हुई, और फिर जो हुआ सब जानते हैं। तो इस प्रकार से मतहरण करना किसी झूठ असत्य के आधार पे, और बाद में सत्तासीन हो जाना और तत्पश्चात उसको भूल जाना, ये भूत में हुआ है और कोई बहुत पहले नहीं। तो जब ये भूत में हुआ है तो वर्तमान में जनता को इस बात का एहसास है और वो अपने भविष्य के प्रति सजग है। तो जनमत संग्रह जब पुनः होगा नवंबर के माह में, तो मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की जनता इस बार पुनः उस गलती को दोहराएगी। पर केंद्र की सरकार के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी ने बहुत काम किया है, राज्य सरकार ने काफ़ी काम किया है। 3 साल का वक्त मिला, 2 साल कोरोना में गए, उसके बावजूद भी जितना भी समय मिला सरकार ने काम किया है। हमारी विकास दर बहुत अच्छी है, हमारी औद्योगिक विकास दर अच्छी है, हमने सोशल सिक्योरिटी में बहुत काम किए हैं। तो ये काम जनता के समक्ष हैं। मिशन 2023 के मद्देनजर बीजेपी का मेगा प्लान विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर रोड मैप तैयार। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार का बयान 20 जून से 30 जून तक महा जनसंपर्क अभियान चलेगी बीजेपी, घर घर जनसंपर्क करेगी बीजेपी नेता दिग्गज। 23 जून को मोदी करेंगे मध्य प्रदेश के कार्यकर्ताओं को संबोधित, मध्य प्रदेश के हर बूथ पर होगा कार्यक्रम। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, बूथ स्तर का कार्यक्रम की तैयारी। 21 मई को 57 जिलों में एक साथ होगी बैठक, मंडलों में 22 और 23 मई को होगी कार्य समिति की बैठक। 25 से 26 तक शक्ति केंद्रों में होगी कार्य समिति की बैठक। विशेष जनसंपर्क अभियान तहत प्रत्येक लोकसभा में प्रभावी लोगों से संपर्क, केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय पदाधिकारियों के प्रवास, प्रबुद्ध जन सम्मेलन, लाभार्थी सम्मेलन और घर घर संपर्क जैसे कार्यक्रम का होगा आयोजन। हमारे पदाधिकारी और सभी मीडिया के साथीगण, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। और आज का ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सभी जानते हैं, हम सभी के लिए हर्ष की बात है कि माननीय मोदी जी के सफलतम 9 साल बेमिसाल उनके नेतृत्व में हमारी केंद्र सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने 30 मई से 30 जून के संगठनात्मक कार्यक्रम हम लोगों ने बनाए हैं, ताकि जनता के बीच में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितने विकास कार्य हुए, जो परिवर्तन हुआ, जितनी जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से नीचे तक लोगों की प्रगति को सुनिश्चित किया है, उन बातों को जनता तक पहुंचाए हैं। इन सभी कार्यक्रमों में सबसे पहला कार्यक्रम जो आज का हमारी प्रदेश की कार्य समिति होना था, वो आज प्रदेश कार्य समिति है। ये वृहद प्रदेश कार्य समिति है, जिसमें कार्य समिति के सारे पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य तो थे ही, उसमें सभी सांसद, विधायक, महापौर, जिला पंचायत अध्यक्ष, ऐसे सभी हमारे जो विस्तारक जो विधानसभाओं में जाकर भारतीय जनता पार्टी का काम देख रहे हैं, ऐसे सभी लोगों को उसमें आमंत्रित किया गया है। आज के बाद 21 और 22 को हमारी जिले की प्रदेश कार्य समिति होगी, उसमें भी उस कार्य समिति को वृहद रखा गया है। उसमें हमारे जो जितने भी पार्षद है, जिला पंचायत सदस्य है, जनपद अध्यक्ष है और जिले के सारे पदाधिकारी, विधायक, सभी सांसद, सभी उसमें अपेक्षित है। उसके बाद 24-25 को हमारी मंडलों की कार्य समिति होगी, उसमें हमारे सरपंच तक का जो नीचे का हमारा बूथ का अध्यक्ष है और साथ ही सरपंच तक के सभी कार्यकर्ता, उसमें उनका कार्यक्रम कहाँ बनता है
ये सुनिश्चित होते ही हम लोग सभी आप सभी इसको बताने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद हमारा पहला जो कार्यक्रम है संपर्क से समर्थन, ये कार्यक्रम हमारा पूरे देश में होगा सभी लोकसभाओं पर। तो मध्य प्रदेश की सभी लोकसभाओं पर 1000 विशिष्ट परिवार, जो हमारे विशिष्ट व्यक्तित्व है, जिनको कोई पुरस्कार मिला हो, जिन्होंने अच्छा कार्य किया हो समाज के लिए, जो अच्छे कलाकार हो, अच्छे खिलाड़ी हो, उनसे हमारे जो लोकसभा के 40 कार्यकर्ता, मतलब एक कार्यकर्ता 25 लोगों के साथ जाकर मिलेगा, उनसे बातचीत करेंगे, उनका सम्मान भी करेंगे। और हमारी सरकार ने, चाहे वो केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारी केंद्रीय सरकार हो या मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश की सरकार हो, कैसे विकास किया, क्या कार्य किया, इन विषयों पर चर्चा होगी। तो इस कार्यक्रम को हमने संपर्क से समर्थन नाम दिया है। उसके बाद हर लोकसभा पर हमारी एक विशाल आम सभा या विशाल रैली होगी, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण, हमारे केंद्र के पदाधिकारी उसमें भाग लेंगे। उसके बाद प्रेस वार्ता, जैसे यहाँ पर हम लोग आज कर रहे हैं, हमारे प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जी आप सबसे मिलेंगे, ऐसे हर लोकसभा पर वो प्रेस वार्ता का कार्यक्रम होगा। और सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी वो कार्यक्रम लोकसभा स्तर पर होगा। प्रबुद्ध सम्मेलन, हम सब जानते हैं कि एक काला दिवस था, जो आपातकाल का दिवस था 25 तारीख को। ये प्रबुद्ध सम्मेलन हम लोग 25 जून को करने वाले हैं। सभी विधानसभाओं पर ये प्रबुद्ध सम्मेलन होगा, जिसमें हमारे प्रबुद्ध जनों को हम लोग उनके साथ बैठेंगे, बातचीत करेंगे, किस तरीके से कांग्रेस के शासनकाल में लोकतंत्र की हत्या हुई थी, और आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में है और प्रदेश में है, कैसे सुशासन की स्थापना हुई, इन सब विषयों पर चर्चा होगी। उन विधानसभा स्तरीय में कार्यक्रमों में हमारा सबसे पहले कार्यक्रम होगा, हमारे जो 7 मोर्चा है, उन 7 मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन हर विधानसभा स्तर पर होगा। यानी एक लोकसभा में जितनी विधानसभा है, उन सभी विधानसभाओं में, यानी मध्य प्रदेश की सभी विधानसभाओं में वो कार्यक्रम होगा, जो मोर्चा का संयुक्त सम्मेलन होगा। इसके साथ ही जो विधानसभा स्तरीय है, 21 जून हम जानते हैं योग दिवस है, और ये मुझे कहते हुए बड़ी प्रसन्नता है कि योग दिवस का कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश से आगाज किया। इसमें सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, सारी आम जनता ने जुड़कर इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर सहयोग किया, और आज हर जनता 21 जून को योग दिवस के कार्यक्रम में भाग भी लेती है, अपने स्वास्थ्य के प्रति खुद भी सतर्क रहती है और लोगों को भी सतर्क रहने का संदेश देती है। तो 21 जून का हमारा वो कार्यक्रम होगा, जिसमें सभी छोटे से बड़े सभी कार्यकर्ता, आम जन, सारी जनता को साथ में लेकर योग दिवस का हम कार्यक्रम करेंगे। नगर निगम परिषद की बैठक 20 मई को आयोजित की जाएगी, जिसमें हंगामा होने के आसार है। परिषद की बैठक में कांग्रेस पार्षदों द्वारा हंगामे की चेतावनी दिए जाने को लेकर नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परिषद की बैठक में अब तक हंगामे ही करते आई है। परिषद की बैठक के दौरान अगर उन्होंने जनता से जुड़ी कोई भी समस्या उठाई हो तो वह बताएं। केवल हंगामा करना, मीडिया में आना और अपने आप में जो छपास की भूख है कांग्रेस पार्षदों की, उसका यदि बना लेने ये उनकी आदत में शुमार हो गया। जनता ने उन्हें चुनाव में इसीलिए भेजा कि इसलिए नहीं जिताया कि वह हंगामा करके जनता की टैक्स की राशि को पानी में बहाए। मैंने पहले भी सर्वदलीय बैठक में सभी से आग्रह करते हुए कहा है कि परिषद में चर्चा कर किसी भी विषय पर भी पार्षद में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन हंगामा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। परिषद के द्वारा किसी भी अधिकारी कर्मचारियों पर दबाव डालने का प्रयास संविधान की बात हो रही है। विपक्ष ने अभी तक की किसी भी निगम परिषद में हंगामे के अलावा किया क्या है? शहर की जनता से जुड़े हुए किसी विषय पर कभी उनने चर्चा चाहिए हो तो बताएं। कभी उनने निगम परिषद संचालन के दौरान जनता की कोई भी बात निगम परिषद में रखी हो तो बताएं। केवल हंगामा करना, मीडिया में आना और अपने आप को जो छपास की भूख है कांग्रेस के पार्षदों की, उसका आदी बना लेना, ये उनकी आदत में शुमार हो चुका है। जनता ने तुम्हें चुनाव में इसलिए नहीं भेजा है, इसलिए नहीं जिताया है कि आप हंगामा करके भोपाल की जनता जो टैक्स देती है, उस टैक्स से ही निगम परिषद भी चलती है और प्रत्येक घंटे इस पर भी बड़ी राशि खर्च होती है। जिस प्रकार लोकसभा विधानसभा के संचालन में राशि खर्च होती है, उसी प्रकार से निगम परिषद का भी जब सम्मेलन संचालित होता है तो उसमें भी भोपाल की जनता की गाड़ी कमाई का टैक्स का पैसा खर्च होता है। मैंने पहले भी सर्वदलीय बैठक करके सबसे यही आग्रह किया था कि निगम परिषद में आप चर्चा करिए। चर्चा से कभी कोई नहीं भाग रहा है, किसी भी विषय पे चर्चा की जा सकती है, खुले मन से चर्चा की जा सकती है,
कितनी बड़ी बात क्यों ना हो उस पर भी चर्चा करने तैयार हैं, पर हंगामा करोगे, व्यवधान उत्पन्न करोगे तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। और मुझे लगता है कि जनप्रतिनिधियों को इस बात के लिए अपना मानस तैयार करना चाहिए कि जनता आपसे सकारात्मक राजनीति की अपेक्षा करती है, डेवलपमेंट वाली राजनीति की अपेक्षा करती है, और आप जब बात करो तो सब्जेक्टिव होकर विषय पर रहकर के बात करो, इस प्रकार की अपेक्षा करती है। तो मुझे लगता है कांग्रेस के मित्रों को ये आचरण अपने उसमें ला लेना चाहिए, स्वभाव में। भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में दिए आपत्तिजनक बयान को लेकर बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में 20 मई को भोपाल के एकांत पार्क के पास बड़ी संख्या में कलचुरी समाज के लोग धरना देंगे। सहस्त्रबाहु कलचुरी महासभा के बैनर तले होने वाले धरना प्रदर्शन को लेकर महासभा के उपाध्यक्ष LN मालवीय का कहना है कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भगवान सहस्त्रबाहु के बारे में आपत्तिजनक टिप्पणी की है और वहां पुराणों का हवाला दे रहे हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर खेद जताया है लेकिन माफी नहीं मांगी और हमने उनसे जानकारी मांगी है कि वो बताएं कि वो कहा है वो किस पुराण में लिखा है। उनके बयान के समाज में आक्रोश है। यादव ताम्रगढ़ समाज, राजपूत समाज में भी नाराजगी है। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। स्वागत है। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने रखी है, ये कलचुरी सेना से कौशल राय जी बैठे हैं, हमारे कलचुरी समाज के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष विंग कमांडर विनोद राय साहब, मैं प्रदेश का वरिष्ठ उपाध्यक्ष LN मालवीय, कलचुरी वरिष्ठ नागरिक मंच से DP गुप्ता जी महामंत्री बैठे हुए हैं। अलग अलग संस्थाएं हमारे समाज की बनी हुई है जो अलग अलग रूपों से नेतृत्व करती है। और विगत कुछ दिनों से एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ है जिसमें कि धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा 22 अप्रैल को ये वीडियो वायरल किया गया। उसमें उन्होंने भगवान सहस्त्रबाहु को लेकर बलात्कारी, दुराचारी और अत्याचारी बताया और उन्होंने कहा कि ये मैंने पुराणों में वर्णित आधार पर कहा। उनसे हमने ये मांग की थी कि आप ये बताइए कि ऐसा किस पुराण में लिखा है, जिसका जवाब वो आज तक नहीं दे पाए। उन्होंने ट्विटर और सोशल मीडिया के माध्यम से खेद जताया कि मैंने जो बोला है वो किसी कारणवश, भूलवश, कहीं अनजाने में निकल गया होगा। फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैंने जानबूझकर बोला या मुझे ज्ञान नहीं था, माफ़ी नहीं मांगी। इससे पूरा समाज आक्रोशित है, गुस्से में है, तेज आवेश में है। और हमारे साथ साथ यादव वंश समाज, संपूर्ण राजपूत समाज, ताम्रकार समाज, मराठा समाज, जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग हैं सब हमारे साथ खड़े हैं। और पूरे देश भर में इनके खिलाफ प्रदर्शन, जैसे बिहार में आपने देखा इनके मुंह पे काली पोती गई थी, अभी खूब वीडियो वायरल हुआ है, सोशल मीडिया पर भी, चैनल्स पर भी खूब चला है, आप लोगों ने भी देखा है। तो बालाघाट में इनके खिलाफ अभी कथा हो रही थी, वहाँ पर भी इनके खिलाफ कई धरने प्रदर्शन हुए। तो जगह जगह पर संपूर्ण देश वर्ष में राजस्थान, बिहार, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, सभी जगह पर, साउथ में भी सभी जगह पर इनके खिलाफ धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। और अगर ये माफ़ी नहीं मांगेंगे तो इनके खिलाफ हम लोग FIR की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। या तो ये बता दें कि इन्होंने किस पुराण में ऐसा पढ़ा, उसका जवाब आज तक नहीं दे पाए। कई जगह से इनको कानून नोटिस जारी हुए हैं जिनका जवाब ये दे नहीं पा रहे हैं। उनकी भी आजकल में तारीखें ख़त्म हो रही है। भोपाल से भी एक नोटिस मैंने भेजा है कलचुरी कलार समाज का उपाध्यक्ष होने के नाते, जिसका जवाब आज तक आया नहीं है। और अगर नोटिस नहीं आता और हमें न्याय प्राप्त नहीं होता, इनके खिलाफ शासन अगर FIR नहीं करता है, तो हम इनके खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। आज तक हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और सांस्कृतिक मंत्री, सांस्कृतिक सचिव, हमारे प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रिंसिपल सेक्रेटरी गृह, सबको पत्र लिखे हैं हमारे समाज के महासभा द्वारा। और देश के प्रधानमंत्री, देश के कानून मंत्री, देश के गृह मंत्री और देश के केंद्रीय गृह सचिव, देश के केंद्रीय प्रधानमंत्री जी के सचिव और देश के कानून सचिव, यहाँ भी हमने पत्र लिखे हैं और न्याय की मांग की है कि धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ FIR की जाए, अन्यथा वो माफ़ी मांगे। अगर वो वीडियो देख रहे हों तो इसको भली बात समझ ले कि 18 करोड़ सनातन धर्म के हम लोग हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के क्षत्रिय आपसे नाराज हैं और आप हिंदुओं के बारे में बात करते, सनातन के बारे में बात करते, धर्म की बात करते हैं, तो आपको ये बोलना शोभा नहीं देता। आप देश को जोड़ने के बजाय तोड़ने के काम में ज़्यादा दिख रहे हैं ये सब बोल के। तो ये बचकने पन्ने की बातें बंद करें शास्त्री जी, और जल्द से जल्द आप माफ़ी मांगे। हम आपसे यही कहना चाहते हैं, अन्यथा आपके खिलाफ हम लोग आगे और धरना प्रदर्शन जारी रखेंगे। और इसी तारतम्य में हमने कल धरना प्रदर्शन रखा है। कलचुरी समाज लिंक रोड नंबर 1 एकांत पार्क के पास में हमारा भवन है, लिंक रोड नंबर 3, वहाँ पर हमारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम सुबह 10 से 4 तक रखा गया है।
और ये कड़ी जो है देश भर में चलने वाली है। इस कड़ी को बंद नहीं होने देंगे जब तक धीरेन्द्र शास्त्री हमसे माफी नहीं मांग लेते। आगे की बात आपके सामने कौशल राय जी रखेंगे। 30 सेकंड का वीडियो धीरेन्द्र शास्त्री जी ने जारी किया था परशुराम जयंती के दिन, जिसमें उन्होंने भगवान सहस्त्रबाबू जी को लेकर अनर्गल टिप्पणियां की थी। फिर हम लोगों ने उस टिप्पणी का विरोध करते हुए कमिश्नर भोपाल से लेके टीटी नगर थाने में भी ज्ञापन दिया, और ये स्तर भोपाल नहीं लगभग 25 से 35 जिलों में मध्य प्रदेश में और तहसील स्तर पे हम लोगों ने इस चीज को जाकर रखा और ज्ञापन और कार्रवाई FIR के लिए मांग की। पर अभी तक कोई भी प्रशासन की तरफ से कोई भी सूचना नहीं आई। उसके बाद हम लोगों ने माननीय नरोत्तम मिश्रा जी से भी मुलाकात की, माननीय CM साहब से भी वो भी हमने पत्र भेजा है इस संबंध में। बैतूल में विगत दिनों एक ही दिन में 17 पुतले लोग उनके जलाए गए। बालाघाट में 2-4 दिन पहले एक प्रभावी आंदोलन हुआ सेरी, वहां पर नागपुर हाईवे को भी बंद करने का एक अभी कार्यक्रम चल रहा है। बात इस बात की नहीं है कि ये प्रदर्शन हो क्यों रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी का एक सीधा साधा अच्छा प्रवचन चल रहा था, पर इस बीच में वो किसी की आस्था को ठेस पहुंचाए, कभी तुकाराम जी को लेके, कभी साईं बाबा को लेके, पर उसके बाद भगवान सहस्त्रबाबू जो कि जिनको मानने वाले लगभग 18 करोड़ लोग हैं, उनको लेके अनर्गल टिप्पणी करना और 2 दिन बाद आके खेत प्रकट करना, वो भी सोशल मीडिया पे। फिर एक भागवत कथा में बोलते हैं कि मैंने भगवान श्री सहस्त्रबाबू के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्होंने तो रावण को अपनी कैद में लिया था। 2-3 दिन में भगवान बलात्कारी से सीधे भगवान हो गए, पर उन्होंने कहीं पे भी क्षमा नहीं मांगी। हमारा मानना है कि हम उनका किसी भी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, हम उनके साथ हैं। वो जो सनातन की धर्म की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो हिंदुत्व को लेकर बात कर रहे हैं, हम उनके साथ हैं। पर यदि वो हम लोगों को, हमारी जो समाज है, हमारे जो मानने वाले लोग हों, उनको किसी प्रकार की ठेस न पहुंचाएं और माफी मांगे। इसी लेते हुए हम लोगों ने प्रदेश स्तर पे एक व्यापक क्रमवार एक आंदोलन की शुरुआत की है। अभी राष्ट्रीय स्तर पे एक दिन आदरणीय श्री BK राय जी के स्तर के उसमें राष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश में ज्ञापन दिए गए थे। अब धरने की शुरुआत हुई है। सर्वप्रथम धरना भोपाल शहर में राजधानी में कर रखा जाएगा, जिसमें लगभग पूरे प्रदेश भर के मेन पदाधिकारी आएंगे और भोपाल के अधिक से अधिक पदाधिकारी लोग रहेंगे। हम लोग वहाँ पे एक सांकेतिक धरने के रूप में ये धरना देने वाले हैं। उसमें हम लोग मांग कर रहे हैं कि वो आगे क्षमा अपनी वीडियो वायरल के लिए क्षमा मांगे, नहीं तो शीघ्र ही भोपाल में भी एक आक्रोश वाला धरना या प्रदर्शन किया जाएगा। हमको हमारे समाज को जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, हम उनका बहुत ही सम्मान करते हैं, हमारी समाज सम्मान करती है। बीइंग हिंदू सनातनी होने के नाते हमारी समाज उनका बहुत सम्मान करती थी। किंतु 22 अप्रैल को परशुराम जयंती के अवसर पर जो उन्होंने वीडियो जारी किया है, उसके अंतर्गत हमारे आराध्य सहस्त्रबाबू भगवान के प्रति अनर्गल टिप्पणियाँ, इस तरह की अनर्गल टिप्पणियाँ जिन शब्दों को हम अपने मुंह से उच्चारण नहीं करना चाहते हैं, आप सबको बजट है और हम CD DVD आप सबको उपलब्ध करा चुके हैं। हमने ज्ञापन दिया था 29 तारीख को पुलिस कमिश्नर को और 2 तारीख को हमने टीटी नगर थाना में दिया और पुलिस कमिश्नर को भी हमने उनकी रिसीप्ट हमारे पास है। और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन भी है कि हेट स्पीच के अंतर्गत स्वयं संज्ञान लेना चाहिए प्रशासन को, लेकिन कोई स्वयं संज्ञान नहीं ले रहे हैं। हम लोग आवेदन कर रहे हैं FRI करने के लिए, तो हमारी FRI भी नहीं हो रही है। इसके अंतर्गत गृह मंत्री को भी ज्ञापन दिया गया, उसका भी कोई हमें उत्तर नहीं मिला और हमें बहुत असंतोष हमारे मन में है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। आज भाजपा का हम सपोर्ट करते हैं, या हिंदुत्व सनातन का हम हमारी समाज सपोर्ट करती है। यदि हम एक तरफ हो जाएंगे, जिस तरह से दूसरे समुदाय लोग अपने धर्म का वास्ता दे करके और वोट बटोरते हैं, तो हम अगर इस तरह से करेंगे तो हमारे ऑल ओवर इंडिया में कम से कम 16 करोड़ की जनता है। ये नहीं सोचो कि हम मध्य प्रदेश में या यूपी में, ऑल ओवर इंडिया है। केरल में उर्वे समाज, महाराष्ट्र में क्षत्रिय मराठा क्लास, यानी अन्य पूरे देश में ऐसा कई जगह नहीं है जहाँ हमारी समाज ना हो। ताम्रकर, हमारे ताम्रकर बंधु, हमारे है वंशी
जो है इसी समाज से बिलोंग करते हैं। तो मेरा कहना है उन्होंने जो अनर्गल टिप्पणी की है किसके कहने से की है, क्यों की, आज तक क्यों नहीं किया है, उसका संज्ञान हम लेना चाहते हैं और माफ़ी मांगना चाहते हैं। उन्होंने माफ़ी तो नहीं मांगी, हमारे रोष व्यक्त के उपरांत उन्होंने ये बोला कि मैंने गलती से कुछ बोल दिया, लेकिन जो मैंने बोला है उसके आधार पर फिर वो बोला मैं शास्त्र सम्मत बोला हूँ। तो शास्त्र सम्मत अगर वो बोल रहे हैं तो शास्त्र के लिए हमारे बंधु उन्हें चुनौती देते हैं कि किस शास्त्रार्थ कर लें आकर के। यदि वो जीतते हैं, यदि वो प्रूफ करते हैं इस बात को, तो हम उनके आगे नतमस्तक हैं। अदरवाइज हम उनसे माफ़ी चाहते हैं। खेद व्यक्त तो उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने ये बोला मैंने साफ समझ बोला है और इस चीज़ को हम बर्दाश्त नहीं करते जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। जिस तरह से उन्होंने वीडियो जारी किया, इसी तरह से वीडियो जारी करके पूरे समाज से माफ़ी मांगे मंच पर आकर के, तभी हम उनको माफ़ कर सकते हैं हमारी समाज। अदरवाइज हमारे धरना प्रदर्शन और उग्र रूप के अभी हम शांत रूप से चल रहे हैं, सरकार के साथ समन्वय बनाए हुए हैं। हम किसी प्रकार का उग्र प्रदर्शन नहीं करना चाहते हैं। यदि हमें मजबूर किया गया तो हम उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हैं। धन्यवाद। बीते 6 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे कैन बेतवा अभी प्रभावितों को आज अनशन समाप्त कराने के उद्देश्य से छतरपुर पुलिस ने अमानवीय चेहरा दिखाते आधी रात को किसानों आदिवासियों पर लाठियां बरसाई और उनके टेंट का सामान भी जब्त कर लिया। भाजपा सरकार के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की तालिबानी छतरपुर पुलिस का देखे कारनामा, देशभक्ति जनसेवा को भूली छतरपुर पुलिस दबंगों की तरह अनशन पर बैठे गरीबों के बीच पहुंचकर किस तरह की अत्याचार देखे या वायरल वीडियो। 5 दिन से आमरण अनशन पर बैठी महिला, बुजुर्गों, बच्चों को रात 1 बजे लाइट बंद कर बेरहमी से पीटा। छतरपुर जिले का निरंकुश जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन किस तरह रहा गरीबों पर दबाव। रात के अंधेरे में गुंडे बदमाशों की तरह छतरपुर पुलिस का आतंक देखे। आरती क्या हुआ कल रात को? कल रात के हम सो रहे थे, उनने आया तो मेरे मम्मी पापा के बहुत मारा, 4 आदमी के लुभा गया। कौन कौन लेवा गया? पुलिस वाले। कितने लोग थे पुलिस वाले? बहुत थे सर। किधर से आए थे? वहीं से आया था, लाइट आई बुझा के ट्रैक्टर लेके बहुत आया। लाइट बुझा दी थी? हाँ पूरी। फिर क्या हुआ? फिर मारा पीटा सबको। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि तो हटो चलो भागो, तो हम भाग गए, वहाँ लगड़त गए, मारत गए। तुमको भी चोट लगी है? हाँ। कहाँ लगी? एते मारे थे, तो फिर हम देवा गए थे। महिला पुलिस थी? हाँ बहुत थी। कहाँ के रहने वाले हो? नारी। कहाँ आए थे? ये छतरपुर आए थे कि साहब श्रीमान बांध बंदराव हमारे जिला में, हमारे गांव सब बाढ़ में आ रहा है, 15 गांव। तो इनमें सर्वे कर ली साहब। सर्वे के बाद में इनने कछु हमें बजट को खोलो नहीं है कि तुम्हें का मिल रहा हो। जब हमने मांग करी कि का जमीन को दे रहा है, का हमारे पेड़ पौधा को दे रहा है, का हमारे वोटर को दे रहा है, हमें जमीन दे रहा है कि पैसे ही दे रहा है कि ऐसे ही भगा रहा है। तो जब सुनाई कर भी आए थे किसी माना हमारी माना जो खोलता हो जाके मारपीट की न कर दी रात में आप लोगों के संग? आप लोग क्या कर रहे थे उस समय? आप उस समय तो पढ़ रहे थे, सोने लगे थे। सो रहे थे? सोते ही में मारपीट कर दी? हाँ फिर तो उठ बैठे जब एकदम से गाड़ी आई है। कितनी गाड़ी आई थी? 10-12 गाड़ी आई थी ना। 10-12 के ऊपर सीधे लूट का, मारपीट का, बलवा का। ऐसा थोड़ी ना कि पुलिस के ऊपर ये दर्ज नहीं होना। हम क्या कर रहे थे? हम तो अपने मौलिक अधिकारों के लिए बैठे हुए थे। प्रशासन को शर्म आनी चाहिए कि हम अपने अधिकार के लिए यहाँ आना पड़ा। अधिकार की जगह हमको डंडे मिल रहे हैं, मारपीट मिल रही है। लूटपाट किसने की आप लोगों के साथ? पुलिस ने की। टीआई आए थे, महिलाओं के कान की कील छीन के ले गए, पायलें छीन के ले गए, करधौनी छीन के ले गए, मंगलसूत्र है, लॉकेट है, छोटे छोटे बच्चों के और पुरुषों के कई पुरुष के पर्स के पैसे ले गए। एक आदमी अपनी स्कीम जमा करनी थी, उसी गांव का प्रभावित अपनी स्कीम जमा करने की किस्त के पैसे लेके आया था, उसका भी पैसा लेके चले गए। जी क्या नाम है आपका? अमित भटनागर। जी किस तरह से आप लोग अनशन पर बैठे थे और क्या घटना हुई है? दरअसल कैन बेतवा लिंक परियोजना में 15 गांव आ रहे हैं। इन 15 गांव के लोगों का पूरा घर संसार डूब रहा है, लेकिन परियोजना के लिए ये लोग गांव छोड़ने को तैयार हो गए। लेकिन यहाँ पर जो कानून है वो कानून का पालन नहीं किया जा रहा है। इनकी फर्जी ग्राम सभा प्रशासन कर रहा है और इनको कोई जानकारी नहीं दी जा रही। पिछले 18
बार ये ज्ञापन दे चुके हैं पिछले 15-16 महीने में, लेकिन प्रशासन इनकी मांगों को नहीं मान रहा है। इन्होंने जल सत्याग्रह भी किया। पिछले ये 7 दिन से इस भीषण गर्मी में धरने पे बैठे थे और अनिश्चितकालीन इनका अनशन चल रहा था। जब सरकार ने इनकी मांग सिर्फ इतनी थी कि हमको जो ग्राम सभा है आपने हमारे नाम से कर ली, उसकी एक प्रमाणित प्रतिलिपि दे दीजिए, अगर उसमें कुछ गलत होगा तो हम बताएंगे, और जो अभी तक हो चुका है परियोजना में उसकी जानकारी हमें दे दीजिए, जिससे हमें जानकारी हो जाए क्या क्या हो चुका है। और रात के 1 बजे ये मानिए कि ये पुलिस आई, बिल्कुल एकदम लाठियां मारना, महिलाओं को उनके मंगलसूत्र, उनकी पायलें, उनके नाक की कील, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को पुलिसकर्मियों ने अभद्रता की, उनके सीने पे हाथ मारा, उनकी धक्का मुक्की की उनके साथ, और इस सब को इधर उधर खड़ेड़ा, हम लोगों को ज़बरदस्ती हॉस्पिटल में यहाँ पटक के चले गए। ये बहुत ही गंदी घटना। हमने सुना था कि डाकू रात में आते हैं, लेकिन शिवराज सरकार में उनके सिपाही भी रात में इस तरह की हरकत करने आते हैं। मैं अस्पताल में ICU में भर्ती किया गया है। कितने लोग भर्ती हैं, क्या है यहाँ पर? अभी हमारे 6-7 ही भर्ती हैं। कई लोगों को चोटें आई हैं, कई लोग यहाँ वहाँ हैं, और हमारा ये कहना है कि इस तरह की घटनाओं से हम डरने वाले नहीं, हमारा संघर्ष जारी रहेगा और तीव्र होगा। एक नामी गिरामी कंपनी की कार खरीदने के बाद जब उस कार की एक ही चीज बार बार बिगड़ी तो छतरपुर जिले के खड़गांव के एक किसान ने परेशान होकर शिकायत करने का एक अनोखा तरीका निकाला। हम आपको बता दें कि किसान दिलीप शर्मा ने बैलगाड़ी के माध्यम से अपनी डस्टर को टेचिंग कर एजेंसी के लिए तमिलनाडु वाया झांसी रवाना किया और इस यात्रा को तालान यात्रा का नाम दिया गया है। यात्रा इन दिनों मीडिया की सुर्खियों में। हम आपको बता दें कि यात्रा सोमवार 15 मई को छतरपुर से झांसी के लिए रवाना हुई। आज नौगांव पहुंचने पर यात्रा को पशु प्रेमियों ने रोका और विरोध करना शुरू कर दिया, लेकिन पीड़ित किसान की कहानी सुनकर पशु प्रेमियों का आक्रोश कंपनी प्रबंधन के ऊपर फूटा और लोगों ने कंपनी प्रबंधन को फोन लगाकर अपनी शिकायत दर्ज कराते और समस्या के निराकरण की बात कही। नौगांव में यात्रा का विश्राम किया गया। यार बेला मारा ले रहे जो लोग यहाँ आए तो होता यार, और तुम्हें सुनत नहीं है यार जी किसान कह रहे हैं। भैया ने नौगांव से बोल रहा हूँ भैया, बोल इसलिए रहे ये बेला मारे ले रहे भैया, बेला। हाँ 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 नहीं तो तुम कबे भेजा? हम रोक ले गाड़ी, अब कबे भेजा गाड़ी? आप बताओ, हम रोक ले कि गाड़ी रोक ले, आदमी रोक ले सब? जी 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 हम ना रोक भी गाड़ी तो हम लेके जाए भी हैं, हमारे रोके तक हो। मौसम के तीखे तेवर का असर लोगों की सेहत पर भी पड़ने लगा है। हालम यह है कि अस्पतालों में डिहाइड्रेशन और उल्टी दस्त के मरीजों की संख्या में इजाफा होने लगा है। वायरल फीवर के मरीज आने का सिलसिला अभी भी जारी है। यही वजह है कि फिर से अस्पतालों की OPD में मरीजों की कतार लंबी होने लगी है। JP अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर राकेश श्रीवास्तव की माने तो पिछले हफ्ते तक वायरल फीवर के मरीज ज्यादा आ रहे थे, लेकिन कुछ दिनों से डिहाइड्रेशन के साथ उल्टी दस्त और मुंह में छाले की शिकायत लेकर आने वाले मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। हर रोज 30-40 लोग इस तरह की शिकायत लेकर लोग आ रहे हैं। पहले ऐसे 4-5 मरीज आ रहे थे। उन्होंने कहा कि तेज धूप की वजह से बीमारी बढ़ रही है। अभी थोड़ा गर्मी पड़ने लगी है तो इससे मौसम में बदलाव आया है, तो वायरल इन्फेक्शन और कंजंक्टिवाइटिस और दूसरे ठंड गर्मी की वजह से होने की संभावना रहती है। तो इस समय सावधानी रखने की विशेष जरूरत रहती है। तो जब से घर से निकलें तो धूप में ना निकलें और हो सके तो सूती कपड़े पहने, ढीले कपड़े पहने, सड़ा गला ना फल खाएं, ये सावधानी रखने की जरूरत रहती है। कई बार उल्टी दस्त की संभावना भी रहती है, तो इसमें सावधानी रखना उचित होगा। सर OPD में क्या मरीजों की संख्या बढ़ गई? हाँ, थोड़ी बड़ी है, लगभग 15-20% मरीज बढ़े हैं, तो कोई विशेष बात नहीं है। हमारे यहाँ सब सुविधाएं हैं और काउंटर से दवा लेके ना खाएं, डायरेक्ट मरीजों को अस्पताल में आके उचित चिकित्सक से को ही दिखाने के बाद इलाज लेना चाहिए। भारतीय संस्कृति व परंपरा में वट सावित्री व्रत बेहद महत्वपूर्ण व्रत माना गया है। यह व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या को हर वर्ष पूरे उत्साह और उमंग के साथ श्रद्धावत तरीके से मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति व परंपरा में पति को परमेश्वर मानकर उनकी लंबी आयु की कामना से यह व्रत किया जाता है। शुक्रवार को नगर के विभिन्न स्थानों पर सुहागिनों ने वट वृक्ष के नीचे और घरों में भी वट की डाल लगाकर पूजा की और भगवान ने अपने पति की दीर्घायु व सुख समृद्धि की मन्नत मांगी। नगर के दाऊ धाम, गोलेश्वर मंदिर, बड़े बाग,
घाटमपुर, हनुमान मंदिर आदि स्थानों पर महिलाओं की विशेष भीड़ देखी गई। आस्था के साथ साथ मनाए जाने वाले पर्व वट सावित्री की पूजा शुक्रवार को धूमधाम से संपन्न हुई। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं द्वारा वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन व्रत रखकर वट वृक्ष के नीचे सावित्री, सत्यावन और यमराज की पूजा करने के पति की आयु लंबी होती है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि सावित्री ने यमराज के फंदे से अपने पति सत्यवान के प्राणों की रक्षा की थी। हिंदू धर्म के अनुसार वट सावित्री व्रत पूजन सुहागिनों का महत्वपूर्ण पर्व है। कब से की जा रही है वट वृक्ष की? ये पूजा सावित्री द्वारा की, सती सावित्री द्वारा सत्यवान की प्राणों की रक्षा के लिए सबसे पहले की गई है। तो इसके पूजा करने के बाद प्राण वापस आ गए थे उसके ना? बिल्कुल बिल्कुल। तभी से किदवंती चली आ रही? हाँ, तभी से किदवंती चली आ रही है। वृक्ष की पूजा के संबंध में क्या किदवंती है? वट वृक्ष की पूजा यानी सदियों से यानी करते आए हैं और अपने गर्भवती परिवारकों के लिए की जाती है। और ये वृक्ष पूजा और सती सावित्री यानी पति के उनके लिए, और सती सावित्री और सुहागन के लिए, बच्चों के लिए लंबी उम्र के आयु के लिए की जाती है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।